नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पर्वत निर्माण के जो सिद्धांत हैं उनमें से ऑर्थर होम्स का जो संवहन तरंग सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने ऑर्थर होम्स का जो संवहन तरंग सिद्धांत है उसमें से हमने इसका जो है इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में पढ़ा। फिर हमने जाना कि उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग को दो भागों में विभक्त किया है। उसके पश्चात किस तरीके से जो है वो संवहन तरंगों की जो उत्पत्ति है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है, और संवहन जो तरंगे हैं वो किस किस रूप में जो है आंतरिक भाग में प्रवाहित होती हैं, आरोही व अवरोही स्तंभ के रूप में। इस तरीके से जो संवहन तरंगे जो आंतरिक भाग में उत्पन्न होती हैं वो निरंतर आरोही या अवरोही जो क्रम है या उसकी चक्रीय अवस्था में वो प्रवाहित होती रहती है। तो संवहन तरंगों की उन्होंने जो है वो तीन अवस्थाएं बताई हैं और इन तीन अवस्थाओं के माध्यम से पर्वतों की उत्पत्ति को समझाया है। जो पहली जो अवस्था है, प्रथम अवस्था जो है पर्वत निर्माण की, ये सबसे लंबी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जो दो आरोही स्तंभ होते हैं जिनके सहारे संवहन तरंगे ऊपर उठती हैं, इन दो आरोही स्तंभों के बीच में एक अवरोही स्तंभ की उत्पत्ति होती है, जैसा कि इसमें दिख रहा है। जहाँ पे अवरोही स्तंभ होता है वहाँ पर जो है वो आपस में चट्टानों के बीच जो अभिसरण होगा, और अभिसरण के कारण जो नीचे भूसन्नति, धसाव से जो भूसन्नति का निर्माण होता है, और इस भूसन्नति के अंदर जो है वो आसपास के क्षेत्र से जो है निरंतर मलबे का या तलछट का जमाव होता रहता है। ऐसा कोबरमोदी ने भी बताया था। सेम बात जो है वो ऑर्थर होम्स भी कह रहे हैं कि जो भूसन्नति है, उन्होंने भूसन्नति निर्माण को एक्सप्लेन अलग तरीके से किया है, कोबर ने अलग तरीके से किया है, होम्स अलग तरीके से कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जहाँ पे जो अवरोही स्तंभ होता है उस अवरोही स्तंभ के जो स्थान पर जो भूसन्नति का निर्माण होता है, क्योंकि मैग्मा नीचे की ओर अवतलित होता है जिससे क्रस्ट नीचे धस जाती है, उसके धसने से भूसन्नति बनती है। अब भूसन्नति के आसपास के एरिया से जो है उसमें निरंतर मलबे का जमाव होता रहता है। अब मलबे के जमाव से इस तरह पदार्थों का नीचे की ओर अधिक गहराई तक अवतलन होने से ऊपरी दबाव तथा पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप के कारण ये पदार्थ तप्त होने लगता है। नीचे की ओर जाएगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है तो पदार्थ जो है वो पिघल जाता है, जिस कारण उसमें क्या होता है, रूपांतरण होता है, कन्वर्जन होता है। इससे उसका जो है वो घनत्व बढ़ता है और उसमें पुनः धसाव होता है। इस तरह लगातार जो है वो तली नीचे की ओर धसती जाती है। देखिए इस अवस्था में ये यहाँ पे जो है ये अवरोही स्तंभ है, इनके मध्य ये अवरोही स्तंभ है, ये नीचे की ओर अवतलित हो रहा मलबा, तो इसके धसने से ये यहाँ भूसन्नति बनती है। अब भूसन्नति में जो है वो मलबा जमा होता रहता है, मलबे के दबाव से वो नीचे की ओर धसता है, वो नीचे की ओर धसेगा तो नीचे के भाग में टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ वो पिघलकर जो है पिघल जाता है। तो निरंतर इस तरीके से उसमें अवतलन होता रहता है और मलबा जमा होता रहता है। तो ये जो पहली जो अवस्था है वो भूसन्नति के निर्माण से लेकर और सेडिमेंटेशन या अवसादीकरण तक चलती है। तो ये बहुत लंबे, कई लाखों वर्षों में ये प्रक्रिया होती है। तो इसके पश्चात सेडिमेंटेशन हो जाता है, फिर दूसरी अवस्था आती है। उसमें क्या होता है कि जो संवहन तरंगों की गति बहुत ज्यादा तेज होती है, परंतु यह अवस्था थोड़े समय के लिए उसके कंपैरेटिवली छोटी होती है। अधिक वेग के कारण जैसे स्तंभ में शीतल पदार्थों का उत्तोलन तथा उठते स्तंभ में तप्त पदार्थों का जो प्रवाह होता है। अब इस स्थिति के अंदर क्या होगा, जो आरोही जो स्तंभ है वहां पे जो मलबे का मैग्मा का अपसरण हो रहा था वो जो है अवरोही स्तंभ के पास वो क्या होता है, उसका अभिसरण होता है, वो एक दूसरे की ओर आता है। इससे प्लेट्स के मध्य भी क्या हो जाएगा, जो अभिसरण होता है। और प्लेट्स के मध्य अभिसरण, एक तो मलबे की जो संवहन तरंगे एक दूसरे की ओर आ रही है उसके अभिसरण, दूसरा जो मलबे का जो दबाव है उस दबाव की वजह से जो क्षैतिज संचलन उत्पन्न होता है चट्टानों में, उससे जो है वो जियोसिंक्लाइन या जो भूसन्नति है उसमें जो मलबा दबाव जमा है उस मलबे में क्या पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं उसमें। इस कारण जो है मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। देखो इसके अंदर जो है
इस डायग्राम में यदि अपन देखें, यहाँ मलबा जमा हो रहा है। अब एक तो बढ़ते हुए दबाव के कारण अभिसरण हो रहा है, उसकी वजह से अभिसरण का वेग बढ़ जाएगा। एक ये जो संवहन तरंगों से जो मैग्मा आ रहा है उसके कन्वर्जेंट के कारण, तो इससे जो मलबा जो इसमें जमा है उस पर दबाव पड़ने लगता है, और उस दबाव से जो है इस भूसन्नति में जो जमे मलबा क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पर्वतों में कन्वर्ट हो जाता है। अब अपन बात करें तीसरी अवस्था की। ये जो अंतिम अवस्था है, इस अवस्था में जो संवहन तरंगे हैं उनके अवसान की अवस्था इसको माना जाता है, तथा संवहन तरंगों की समाप्ति की अवस्था मानी जाती है। संवहन तरंगों के अवसान तथा उनके समाप्ति की अवस्था, इसलिए संवहन तरंग इसमें क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। अंदर ये जो है उसका वेग कम हो जाएगा, ये नस क्षीण हो जाएंगे, तो जो मैग्मा है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है, वो ठोस हो जाता है। ठोस होने के कारण कोई भी स्थिति जो तरल से ठोस में पहुंचती है तो उसका आयतन में वृद्धि होती है, जिस कारण संकुचन प्रभावी होता है, और भूसन्नति में जो पूर्व में निर्मित जो वलित पर्वत है जो कि द्वितीय अवस्था में बनते हैं उनमें पुनरुत्थान होता है। तो इस तरीके से होम्स बताते हैं कि पर्वतों की जो निर्माण की अवस्था है वो तो द्वितीय अवस्था है, लेकिन इन पूर्व निर्मित पर्वतों में जो पुनः उत्थान होता है वो तीसरी अवस्था में होता है। ये जो तीसरी अवस्था है इसके अंतिम भाग को जो है वो पर्वत विश्रांति काल कहते हैं। इसमें जो है पूर्ण रूप से जो संवहन तरंगे जो है वो जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है वो नष्ट हो जाता है, और वो जो है वापस से जो है वो नष्ट हो जाएंगी, संवहन तरंगे समाप्त हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो है इन डायग्राम्स में जो है वो डायग्राम्स के माध्यम से हम संवहन तरंगों से किस तरीके से जो होम्स ने फोल्डेड माउंटेन की उत्पत्ति को समझाया है वो हम समझ सकते हैं। आप देख रहे हो इनमें किस तरीके से जो है तनाव और दबाव की क्रिया जो है वो उत्पन्न होती है। अब इसकी मूल्यांकन की बात देखें तो संवहन जो तरंग सिद्धांत है कि इसकी आलोचना आगे चलकर विद्वान करते हैं कि जो उठते और गिरते स्तंभ, जो आरोही या अवरोही स्तंभ की जो धारणा है उनकी, वो जो है वो संदेहास्पद मानी जाती है। इस पे आगे चलकर जो है विद्वान जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। संवहन तरंगे पृथ्वी के अंदर जो रेडियो सक्रिय पदार्थों पर आधारित होती है, जिसके विषय में जो है इतनी जानकारी नहीं है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो टेम्परेचर निकल रहा है क्या वो इतनी मात्रा में जो है वहाँ पे तापमान हुआ है कि वो चट्टानों को पिघल जाए और उनमें संवहन तरंगे उत्पन्न हो जाए। क्रस्ट के भी संवहन तरंगों का क्षैतिज प्रवाह जो है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। रूपांतरण द्वारा जो भारी पदार्थ का नीचे की ओर जो धसाव हो रहा है वो भी जो है भ्रामक लगता है। आरोही तरंगे क्रस्ट के नीचे मुड़कर क्षैतिज रूप में न चलकर ऊपर की ओर चल सकती हैं। सिद्धांत के अनुसार जो जैसे आरोही जो तरंगे हैं इसमें उन्होंने देखो क्या बताया था, पीछे अपन डायग्राम में देखें कि ये ऊपर की ओर उठ रही हैं, फिर उसके बाद उनमें जो क्षैतिज प्रवाह हो रहा है ये संदेहास्पद है कि इसमें ये जो क्षैतिज प्रवाह है वो कैसे हो रहा है, उस पर जो है विद्वानों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। सिद्धांत के अनुसार संवहन तरंगों का जो आविर्भाव है महाद्वीपों के नीचे सीमित केंद्र पर ही होता है। अतः फिर ये क्वेश्चन दिमाग में आता है ये सीमित स्थान पर ही क्यों हो रहा है, सभी जगह जो है पृथ्वी पे क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि इन सब आलोचनाओं को मद्देनजर रखते हुए तथा इस सिद्धांत को जब हमने अपने समझा कि किस तरीके से जो है संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, उसके बाद संवहन तरंगों के जो दो स्तंभ आरोही और अवरोही स्तंभ बनते हैं, और इन आरोही और अवरोही जो स्तंभ हैं इनके सहारे किस तरीके से भूसन्नति का निर्माण होता है, फिर उसमें अवसादीकरण की क्रिया होती है, फिर उनके अवसादीकरण के पश्चात में संकुचन की वजह से जो वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है, और वलित पर्वतों की उत्पत्ति के पश्चात जैसे ही संवहन तरंगें क्षीण होती हैं वैसे ही वो टेम्परेचर कम होगा तो पदार्थ ठोस होगा, ठोस होने से आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ने की वजह से जो पूर्व में निर्मित पदार्थ है उनके अंदर उत्थान होता है, चट्टानों में उत्थान होता है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने सिद्धांत में बताई, और ये जो सिद्धांत है इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि आगे चलकर ये सिद्धांत किसका आधार बनता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि आज के टाइम में सबसे सर्वमान्य थ्योरी जो है वो मानी जाती है महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति तथा अन्य उच्चावचों की उत्पत्ति के लिए, उसको ये आधार प्रदान करता है। इसलिए जो है सिद्धांत का जो इम्पोर्टेंस है वो जियोमॉर्फोलॉजी में है। धन्यवाद।